हेलो दोस्तों, तो चलिए आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर को लेकर के। और दोस्तों ये हमारे जो पेपर होने वाला है वो तीसरा पेपर होने वाला है। पहले के जो दो पेपर अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें आप जरूर देखिए, उनमें आपने मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत सपोर्ट किया, दो पेपरों को आपने बहुत पसंद किया। तो आज हम फिर से एक तीसरा पेपर और देखने वाले हैं और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको मैं बहुत सपोर्ट करूँगा और इस बार हम परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करेंगे, ठीक है। और इससे देखिए आज मैं परीक्षा तिथि 26/2/2023 का पेपर लेके आया हूँ। 26 तारीख अभी जो आरक्षक के जो पेपर हुए थे उनका ये पेपर है 26/2/2023 का। शिफ्ट 3 में ये पेपर आया हुआ था। इन पेपरों को हमें क्यों पढ़ना चाहिए दोस्तों? क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि व्यापम हमारा किस तरीके से किस बेस पर कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। अगर हमें ये पता चल गया कि किस बेस पर कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो पहले से ही हम तैयारी को जबरदस्त बना के ले जाएंगे और पेपर में कोई हमें दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हो, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी सफलता के लिए मैं आपके साथ हूं। आपको सफल करने के लिए अपन प्रीवियस ईयर पेपरों को लगा के जाएंगे, तैयारी को मजबूत करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं, बिना देरी करते हुए चलते हैं पेपर की तरफ और देखते हैं व्यापम का क्या यहाँ पे सिस्टम है, किस तरीके से वो प्रश्न पूछ रहा है जीके जीएस साइंस में। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है आपके सामने। और वो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिया है कौन सा कर सरकार को अधिकतम राजस्व प्रदान करता है। कौन सा जो कर है वो सरकार को अधिकतम राजस्व प्रदान करता है, तो वो है निगमित कर। जो निगमित कर है दोस्तों वो सरकार को अधिकतम राजस्व प्रदान करता है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे और भी प्रश्नों को हम देखते हैं। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों, थॉमस कप फाइनल 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराया था। जो थॉमस कप था 2022 का, थॉमस कप फाइनल का भारत ने निम्न में से किस देश को हराया था, तो वो हराया था दोस्तों इंडोनेशिया को। आपको खेल से संबंधित भी यहाँ पे नॉलेज रख के जाना है पूरा, जिससे आप पेपर में, क्योंकि व्यापम इसी पैटर्न के पेपर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए संविधान से भी क्वेश्चन आया, मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है। मौलिक अधिकार जो है उन्हें कौन निलंबित कर सकता है दोस्तों, तो वो कर सकता है राष्ट्रपति जो है वो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं और आगे हम चलते हैं। आगे का जो क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों वो इस तरीके का कुछ होने वाला है। यहाँ पे जो व्यापम ने जो क्वेश्चन पूछा था वो है कि निम्नलिखित में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने इसे एक अलग विषय के रूप में मान्यता प्राप्त करवाई। ये ठीक है, किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के संस्थापक के रूप में माना जाता है, बताइए। तो ये माना जाता है जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड जो कीन्स है उन्हें जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं और आगे हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है ना वो होने वाला है कि यहाँ पे 12वीं शताब्दी के दौरान किस ब्राह्मण ने कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन की शुरुआत की थी। यानी 12वीं शताब्दी के दौरान किस ब्राह्मण ने कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन हुआ था उसकी शुरुआत की थी, तो वो की थी बसवन्ना ने यहाँ पे ये शुरुआत किया था। बसवत्रा ने यहाँ पे ये शुरुआत दोस्तों किया था, ठीक है, वीर शैव आंदोलन की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। तो इसी तरीके के व्यापम दोस्तों प्रश्नों को पूछता रहता है, ठीक है। देखिए, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से उधार ली गई है। बताइए, राजनीति के निर्देशक जो सिद्धांत है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, उनकी जो विशेषता है वो निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से उधार ली गई, तो वो ली गई हैं आयरिश के संविधान से ये उधार लिया गया है दोस्तों, ठीक है, आयरिश के संविधान से। ध्यान रखना, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जिनका पता नहीं होता है वास्तव में, तभी तो कहते हैं व्यापम पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछता है। तो आपको पूरी डिटेल रख के जाना है, इस तरीके के प्रश्न पूछता है, ठीक है। आगे देखते हैं और आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन होने वाला है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं है। मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो उसके निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं है, तो राज्यों की विधान परिषद के सभी सदस्य, जो राज्यों की जो विधान परिषद होती है ना उसके सदस्य शामिल नहीं हो सकते राष्ट्रपति चुनाव में, ठीक है, परिषदों के सदस्य, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों जो दिया गया है वो दिया गया है, देखिए यहाँ पे कि हुनर से रोजगार तक के तहत किस आयु वर्ग के युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान किया जाएगा। मतलब हुनर से रोजगार तक के तहत किस आयु वर्ग के युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। मतलब सीखो और कमा योजना के तहत ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये 18 से 28 साल यहाँ पे ऑप्शन दिया, तो वही होने वाला है। वैसे 18 से 29 साल है, लेकिन 18 से 28 दिया तो यहाँ पे यही होने वाला है, ठीक है। रोजगार योग्य कौशल यहाँ पे प्रदान किया जाएगा 18 से 28 साल की उम्र के, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों वो हिस्ट्री से होने वाला है। तो यहाँ पे दिया निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं था। भैया सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल नहीं था, तो यहाँ पे सुक्त, गेदोर, लोथर,
यहाँ पे दिया है विजयनगर रंगपुर, तो यहाँ पे जो विजयनगर था वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि यहाँ पे आप देखिए कि पद ग्रीन जीएनपी बल देता है। ग्रीन जीएनपी बल देता है, क्या देता है भाई? तो यहाँ पे जो दिया है सतत विकास, ये सतत विकास यहाँ पे होने वाला है, सतत विकास देता है। यहाँ पे ग्रीन जो जीएनपी है वो क्या है? सतत विकास का पद देता है। ठीक है, बल देता है सतत विकास पर। ठीक है, आगे देखते हैं और आगे यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत न्यूनतम जमा अवधि क्या है? स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, भाई आपको ये समझ में आ रहा होगा कि व्यापम योजनाओं को बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए आप योजनाओं को बड़े अच्छे से पढ़ के जाएं जो न्यूनतम योजना आ रही हैं। ठीक है, या जो 6 महीना पुरानी जो योजना निकल चुकी हैं उन्हें आप अच्छे से करके जाएं। ठीक है, योजना को व्यापम पूछता है। तो यहाँ पे जो 1 वर्ष होने वाला है स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है आपको बिल्कुल, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हो तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए कि निम्न में से कौन 2022 का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट है? मतलब यहाँ पे 2022 का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट कौन है? तो बताइए, पाने वाला एथलीट है वो है लियोनेल मेसी। जो लियोनेल मेसी हैं वो अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट हैं 2022 के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी शानदार क्वेश्चन मुझे लगा। 1990 का जुड़वा घाटा किसे कहा जाता है? भाई 1990 का जुड़वा घाटा किसे कहा जाता है? भाई व्यापम इस प्रकार के प्रश्न लाता है ना कि आप पढ़ते तो हो लेकिन ध्यान नहीं देते। ठीक है, 1990 का जुड़वा घाटा किसे कहा जाता है? तो व्यापार संतुलन और राजकोषीय जो घाटे में घाटा, मतलब व्यापार संतुलन और राजकोषीय घाटे में घाटा जो होता है उसे 1990 का जुड़वा घाटा कहा जाता है। ठीक है, जुड़वा घाटा किसे कहा जाता है? तो जुड़वा घाटा का मतलब है घाटे में घाटा हो रहा है, आपको पहले से भी घाटा है फिर भी घाटा हो रहा है, तो उसे कहते हैं 1990 का जुड़वा घाटा, व्यापार संतुलन और राजकोषीय घाटे में घाटा। ये इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सरकारिया जो आयोग है वो सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया था 1983 में सरकारिया आयोग का दोस्तों गठन किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पे दिया है देखिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन के भारत में पुर्तगालियों का, यहाँ पे दिया कि भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? भाई भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर पूछ रहा है, तो प्रथम गवर्नर जो था पुर्तगालियों का यहाँ पे वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, वो यहाँ पे क्या है पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था। तो आप गवर्नर वगैरह तो जरूर करके जाएं क्योंकि ये तो व्यापम के फेवरेट हैं, इन्हें तो व्यापम जरूर पूछता है। ठीक है, आगे देखते हैं और आगे यहाँ पे जो होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है कि 1612 में अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? भाई 1612 में अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो वो किया था भाई सूरत में, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो सूरत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है यहाँ पे कि रोजर फेडरर ने सितंबर 2022 को किस खेल से अपने संन्यास लेने की घोषणा की है? मतलब रोजर फेडरर ने सितंबर 2022 में किस खेल से अपने संन्यास लेने की घोषणा की? तो वो टेनिस खेल के हैं रोजर फेडरर, उन्होंने क्या है संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना संन्यास कौन ले रहा है भाई, इसे आप बहुत ध्यान रखना। ये तो देखो क्वेश्चन जो हाल फिलहाल की जो घटनाएं होती हैं उनमें से तो हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे अभी जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 के बारे में हर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं, तो चंद्रयान 3 के बारे में आप नॉलेज रखें और चंद्रयान 3 से क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी मैं आपके लिए जल्द ही लेके आऊँगा कि व्यापम किस तरीके के प्रश्न वहाँ से बना सकता है, किस तरीके के प्रश्न उठा सकता है, तो वो भी मैं अगली वीडियो में शायद लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया किस संस्था को बौद्धिक संपदा नवाचारों के लिए 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो किया गया है IIT मद्रास। IIT जो मद्रास है वो क्या है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार बौद्धिक संपदा नवाचारों के लिए यहाँ पे इसे दिया गया दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है देखिए यहाँ पे दिया है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? भारत में जो वित्तीय क्षेत्र है उसे विनियमित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो जिम्मेदार है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन वो दिया है देखिए कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ एलियंस की नागरिकता है? मतलब निम्नलिखित में से किसका अर्थ एलियंस की नागरिकता है? तो वो है जो विदेशी है,
जो विदेशी है यानी अस्थायी रूप से, जो विदेशी है अस्थायी रूप से, मतलब स्थायी नहीं है, अस्थायी रूप से जो विदेशी है उसके लिए यहाँ पे एलियंस की नागरिकता का यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, जो विदेशी है मतलब जो विदेश से आया है वो एलियन ही मानते हैं अपन, कहते हैं ना वैसे भी। ठीक है, यहाँ पे दिया है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक शौचालय में कितने प्रमुख घटक होते हैं? भाई साहब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अब आप सोच के बताइए, ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रत्येक शौचालय में कितने प्रमुख घटक होते हैं? तो प्रत्येक शौचालय में 3 प्रमुख घटक होते हैं। आप जानना इसके बारे में और नॉलेज लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और आगे यहाँ पे व्यापम ही कर सकता है भाई ऐसे प्रश्न। यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है लीचिंग के बाद बनने वाला घुलनशील परिसर से धातु को निकालने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? मतलब लीचिंग के बाद बनने वाला घुलनशील परिसर से धातु को निकालने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है कमी का, कमी जो है उसका है यहाँ पे उपयोग करते हैं। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है, आप अगर साइंस पढ़ते हो तो आपको अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और आगे यहाँ पर दिया है चिड़ियाघर की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? चिड़ियाघर की स्थापना किस जो अधिनियम है, किस अधिनियम के तहत की गई है, आप बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों जो वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है उसके यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, चिड़ियाघर की स्थापना इस अधिनियम के तहत की गई है। वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है उसके तहत किया गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं इस पेपर में, मुझे भी काफ़ी अच्छे लगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो होने वाला है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है निक्षालन प्रक्रिया के दौरान निर्मित धातु संकुल निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करके उपचयित होती हैं? तो वो है जिंक का उपयोग करके यहाँ पे उपचयित होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किसे सरीसृप और स्तनधारियों के बीच एक लापता कड़ी के रूप में माना जाता है? देखिए, सरीसृप और स्तनधारियों के बीच एक लापता कड़ी के रूप में माना जाता है, वो क्या है? तो वो है डक विलड प्लेटिपस। अगर आप देखो साइंस पढ़ते हो तो साइंस के क्वेश्चन है। ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चन ही इस तरीके से आते हैं। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है थाइपोथैलेमस से संबंधित है। थाइपोथैलेमस किससे संबंधित है? वो अग्र मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न पूछता है। ठीक है, हाँ, तो आगे चलते हैं और आगे हम और क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है कि अरब देशों में वर्षा ऋतु को छोड़कर जो नहरें सूखी रहती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अरब देशों में वर्षा ऋतु को छोड़कर जो नहरें सूखी रहती हैं उसे क्या कहते हैं? मतलब वर्षा ऋतु को छोड़ करके जिस समय में नहरें सूखती हैं उसे कहते हैं वादी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। आगे देखते हैं। और आगे यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन वो दिया गया है कि बाण कोण मापन इकाइयाँ क्या हैं? बाण कोण मापन इकाइयाँ क्या हैं? तो यहाँ पे जो डिग्री है वो बाण कोण मापन इकाई है, जो फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे वो क्या दिया है, सुनिए। देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों वो दिया है कि 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनप्रस्थ काट वाले पतले स्टील के तार की लंबाई 0.1% बढ़ाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे बल निकालने के लिए पूछा है, जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 2000 न्यूटन का बल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और आगे यहाँ पे जो और क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि कौन सा जीव संगठन के सेलुलर स्तर को प्रदर्शित करता है? मतलब कौन सा जीव संगठन के सेलुलर जो स्तर है उसे प्रदर्शित करता है? तो वो करता है स्पंज जो है वो स्पंज जीव संगठन के सेलुलर स्तर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और आगे यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है, देखिए यहाँ पे कि किस प्रणाली में जलोढ़ जलवृत्तों से कृषि बस्ती तक भूमिगत सुरंगों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा पानी पहुंचाया जाता है? यहाँ पे देखिए किस प्रणाली में जलोढ़ जो जलवृत्तों से कृषि बस्ती तक, जलवृत्त होते हैं यहाँ पे जल पाया जाता है, उसे कृषि बस्ती तक भूमिगत सुरंगों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा पानी पहुंचाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे करीज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? करीज। ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही ढूंढ के लाता है भाई व्यापम प्रश्नों को, तो आप ध्यान से पढ़िए और इसी लेवल का तैयारी करके जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का गुण नहीं है? बताइए कार्बन का गुण कौन सा नहीं है? तो यह एक उपधातु है। कार्बन का गुण नहीं है पूछ रहा है, ये सब गुण हैं। यह कई बंधन बनाता है, जी सही है। यह श्रृंखलन प्रदर्शित करता है, इसके गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं, ये सब सही है। लेकिन यह एक उपधातु है, ये गलत है, यह एक उपधातु नहीं है। ठीक है, ये अधातु है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आगे यहाँ पे जो दिया है वो दिया है कि केवल, यहाँ पे देखिए वो दिया है कि केवल अफ्रीका में लोग पानी लाने के लिए एक वर्ष में कितने घंटे ट्रैकिंग में लगाते हैं?
मतलब केवल अफ्रीका में लोग पानी लाने के लिए एक वर्ष में कितने घंटे ट्रैकिंग में लगाते हैं, तो यहाँ पे है 40 मिलियन घंटे ट्रैकिंग में लगाते हैं अफ्रीका में लोग पानी लाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों कोई पूछ लेता है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है ना इसलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। और आगे यहाँ पे जो दिया है वो दिया है कौन सा गुण उपभोक्ताओं में पाया जाता है, कौन सा गुण उपभोक्ताओं में पाया जाता है, तो बताइए वो है परपोषी गुण। परपोषी गुण उपभोक्ताओं में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और आगे यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे कि किसने सिद्ध किया कि मोमबत्ती जलाने और जानवरों से प्रदूषित हवा में सांस लेने को हरे पौधे द्वारा साफ किया जा सकता है। मतलब जब मोमबत्ती जलाते हैं और जानवरों से प्रदूषित हवा में सांस लेने को हरे पौधे द्वारा साफ किया जा सकता है, ये किया था सिद्ध किसने, क्रिस्टली ने। ठीक है, क्रिस्टली ने ये सिद्ध किया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक हम पहुँचे। इसके बाद ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं, रीजनिंग मैथ्स। यहाँ पे देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रीजनिंग मैथ आता है वो इतना टफ नहीं आता है कि जिसे आप ना कर पाओ। अगर आपने रीजनिंग थोड़ा से भी अच्छे से पढ़ा है तो आप रीजनिंग के क्वेश्चनों को अच्छे से लगा पाओगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कुछ लुप्त संख्या जैसी ही जो रीजनिंग आती है वैसी आती है, नॉर्मल, ज़्यादा टफ नहीं आता है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए रीजनिंग क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग में कि यहाँ पे विषम अंक चाटना है, मीठा खट्टा कड़वा स्वाद, तो मीठा खट्टा कड़वा ये अलग चीज़ है, स्वाद अलग चीज़ है, तो ऐसे कुछ चाटना होता है। तो सिंपल ही आती है रीजनिंग, ज़्यादा टफ यहाँ पे रीजनिंग को नहीं बनाया जाता है। ठीक है, व्यापकों के द्वारा जो टफ बनाया जाता है ना वो भाई साहब जीएस से ही क्वेश्चन कहीं कहीं से पूछ लेता है। टफ नहीं पूछता लेकिन वो क्या है अंदर की जानकारी को पूछ लेता है। ठीक है, इस तरीके के कुछ सवाल भी आते हैं। ठीक है, मैथ्स में, ये मैथमेटिक्स है तो यहाँ पे इस तरीके के मैथ में यहाँ पे सवालों को पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक मैथ और रीजनिंग इस तरीके का प्रश्न यहाँ पे आते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए पेपर्स को लेके आता रहता हूँ जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो दोस्तों। तो अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हैं तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो तो, क्योंकि मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपके लिए आपकी तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए और भी अच्छे से अच्छे यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर, अगर कोई इंपोर्टेंट टॉपिक है तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे। और इस बार शायद अगर संभव हो सका तो मैं चंद्रयान 3 से रिलेटेड मैं क्वेश्चन यहाँ पर लाने वाला हूँ कि व्यापम चंद्रयान 3 से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न यहाँ पे पूछने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं फिर मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।